जब एक लक्ष्य साधोगे तो कठिनाइयाँ हजार आएंगी, पर वो दृश्य बहुत सुंदर होगा जब सफलता शोर मचाएगी। हेलो एंड वेलकम टू द CGPSC मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और आज के इस वीडियो में हम आपके मेंस का जो पेपर 3 होता है उसका जो पार्ट 1 है इंडियन हिस्ट्री उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूजुअली इस कंपटीशन कम्युनिटी के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी को मैं डील करती हूं, तो इसलिए पेपर 3 का पार्ट 1 भारतीय इतिहास, इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज है मेंस आंसर राइटिंग की वो आज मैं आपके साथ डील करने वाली हूं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी देखेंगे। 2021, 20, 19 ये 2-4 सालों में किस पैटर्न से क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको कौन से कीवर्ड को ध्यान रखकर आंसर लिखना है, और विभिन्न बातें जो बिल्कुल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस को देखकर कि इसमें पेपर 3 के पार्ट 1 की इंडियन हिस्ट्री में क्या कुछ टॉपिक्स कवर किए गए। फाइन, तो यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है पूरे पार्ट 1 का इंडियन हिस्ट्री का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जाहिर सी बात है पूरा सिलेबस एक स्क्रीनशॉट पे तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा, बट देन टू जब मैं चीज़ों को बताऊंगी तो रेफ़र कर करके बताऊंगी। आपके पास खुद सिलेबस है, आप सिलेबस को ओपन करके इसे रेफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 75 मार्क्स का आता है। 75 मार्क्स। अगर मैं पेपर 3 पार्ट 1 की बात करूं तो पेपर 3 से पेपर 7 तक आप जानते हैं कि हर एक का जो पार्ट 1 है वो 75 मार्क्स का आता है, और इस 75 मार्क्स में 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 और 15 मार्क्स के 4 पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो 30 वर्ड्स के आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 60 वर्ड्स के, 8 मार्क्स के 100 वर्ड्स के और 15 मार्क्स के 175 वर्ड्स के। ठीक, क्योंकि ये पार्ट 1 है पेपर का इसलिए इसमें 15 मार्कर क्वेश्चन आएगा, 10 मार्कर जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। यानी इसमें कोई भी आपको 125 शब्द का आंसर लिखने के लिए नहीं कहेगा। जो लॉन्ग आंसर है वो सीधा 8 यानी 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन के बाद सीधा 15 मार्क्स यानी 175 वर्ड्स वाले क्वेश्चन पर आ जाएगा। ठीक, और इस पर्टिकुलर 15 मार्कर में आपका इंटरनल ऑप्शन रहते हैं, एकलौता क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, और इसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं हर एक मार्क्स में, तो देखिए 30 शब्दों के लिए जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखो ये मार्क्स है, ये वर्ड्स हैं, कितने शब्दों में आपको लिखना है और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपकी इंडियन हिस्ट्री में आने वाले हैं क्योंकि वो पार्ट 1 है। तो 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है विथ ऑप्शन, इंटरनल ऑप्शन होता है, यानी 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको एक सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स के 8, 4 मार्क्स के 5, 8 मार्क्स के 3, 15 मार्क्स के 1। अब इसमें भी 2 मार्क्स के जो 8 क्वेश्चन आते हैं उनमें से अभी पिछले 2 सालों से एक सेम पैटर्न देखा जा रहा है कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से इसमें बांट दिया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके 4 के, 8 के और 15 के आएंगे, उसको हम डील करने वाले हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये 75 मार्क्स का आपका पेपर 1 है, इसमें इतने पैटर्न के क्वेश्चंस और हर पैटर्न की इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और ये तो आपको पता ही है कि कितने नंबर के लिए आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, ये चीज़ तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। वापस आ जाते हैं हम सिलेबस में, फिर मैं डिस्कस करूंगी कि किस में से क्या आता है। ठीक है, तो देखिए पूरी इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मेनली 3 हिस्सों में बटा हुआ है आपका, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए पिछले 4 सालों से यानी 2018, 2019, 2020 और 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ उसमें मध्यकालीन इतिहास को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि 4 साल पहले इसका जो पैटर्न था आपके मेंस का वो बदला गया था। पहले 5 भाग आते थे मेंस के पेपर 3 में, और इस वजह से पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें हिस्ट्री रहता था, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपका पार्ट 2 पूरी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल पर आधारित था, और पार्ट 1 जो था उसमें आपका एंशिएंट वाला पार्ट था।
मिडिवल वाला पार्ट जो था ना वो पहले नहीं था। मिडिवल की कुछ एक ही ऐसी चीज़ें होती थी जो मिसलिनियस पूछ देती थी, वरना थी नहीं। बताना मैं ये चाहती हूँ कि ये जो नया सिलेबस है 2018 से इसके पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। 18, 19, 20, 21 के जो आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखेंगे वो इस नए पैटर्न के हिसाब से हैं, जिसमें मिडिवल भी पूरा इंक्लूड किया गया है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स में तो हमेशा से रही, पर मेंस में ये पहले इंक्लूडेड नहीं थी जब 5 पार्ट वाला सिस्टम था। ये 3-4 सालों से मेंस में इंक्लूड की गई है। ये बताने का मतलब मेरा ये है कि आप जब पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, तो बहुत पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे आप 12, 13, 14, 15, 16, 17 के देखते हो, तो इसमें आपको मेंस में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ठीक, क्योंकि उसको एज सच सिलेबस में डाला ही नहीं गया था। अभी ये जो पिछले 3-4 साल के पेपर्स हुए उसमें आपको मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिखेंगे, पहले तो ये ध्यान रखें, ठीक। तो देखिए, अगर हम सिलेबस को देखें तो ये प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट होता है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और उसके बाद ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होता है। फिर ये मध्यकालीन भारत, ये जो स्टार्ट किया है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मराठों के अभ्युदय तक यहाँ पे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है। और बाकी जो पूरा सिलेबस है जो आप यूरोपियों के आगमन से देख रहे हैं, ठीक, रियासतों के विलीनीकरण तक, ये आपका है मॉडर्न, ठीक। प्रागैतिहासिक काल से आपके दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मतलब अगर यहाँ पर आप देखें तो साउथ इंडियन डायनेस्टी तक। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास सल्तनत काल से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री आपका सल्तनत एरा से स्टार्ट होता है, से लेकर के ये सीधा यूरोपियों के आगमन से पहले यानी मराठास तक ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है। और ये जो पूरा है यहाँ से ये पूरा आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है। तो सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो शाब्दिक रूप से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर करती है। देखो ये पूरा यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है आपका, यहाँ से ये पूरा मॉडर्न है, ठीक है। और ऊपर का जो आपके 4-5 लाइन है सिलेबस का वो एंशिएंट और मिडिवल मिलाकर है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से ये पूरा मॉडर्न है और ऊपर के जो 4-5 लाइन है वो एंशिएंट और मिडिवल है। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि मॉडर्न का इंपॉर्टेंस क्या है। हम प्रीलिम्स में भी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप पिछले 2 सालों से अगर पैटर्न को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मॉडर्न और एंशिएंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्या कहा मैंने, मॉडर्न तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एक एक शब्द को खोल करके आपके सिलेबस में रखा गया है, इसलिए आपको लग रहा होगा सिलेबस बहुत बड़ा है। हालांकि ऐसा है नहीं, बस इतना है कि अगर उसने कोई एक चीज़ लिखी है, जैसे कि मान के चलो भू राजस्व व्यवस्था है, तो भू राजस्व व्यवस्था हेडिंग डालने की जगह उसने हर एक चीज़ लिख दी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, यानी उसके अंदर के सब टॉपिक्स भी लिख दिए, इसलिए सिलेबस दिख बढ़ा रहा है। बाकी एंशिएंट का भी जो सिलेबस है जो यहाँ से यहाँ तक है, भले ही 3 से 4 लाइन में कवर किया है, पर है वो बहुत बड़ा। एक वर्ड लिख देता है, मान के चलो गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य अकेले एक वर्ड में नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे राज है, ठीक है। मगध साम्राज्य, तो उसके अंदर बहुत सारे राजवंश हैं। तो अगर सिलेबस वाइज आप देखोगे तो एंशिएंट और मॉडर्न का जो आप कह सकते हैं लेंथ है, स्प्रेड है, वो बराबर ही है, ठीक है। बस इसने क्या किया, मॉडर्न के जो सिलेबस को खोल के एक वर्ड को लिख दिया, इसलिए बड़ा दिख रहा है। वरना एंशिएंट और मॉडर्न में अगर मैं पूरा पढ़ा हूं ना तो एंशिएंट जो है वो ज़्यादा है। अगर एकदम ऐसा देखिए कि हम एक इसके राजा राजवंशों को देखेंगे तो एंशिएंट ज़्यादा है। लेकिन आपके लिए ऐसा मैं कह सकती हूँ पैटर्न के हिसाब से कि अब पिछले 2-3 सालों के पैटर्न के हिसाब से एंशिएंट और मॉडर्न का मेंस में इंपॉर्टेंस बिल्कुल बराबर है। इस चीज़ को मैं दोहराती हूँ, एंशिएंट और मॉडर्न का मेंस में वेटेज पूरी तरह से बराबर है, मिडिवल का दोनों के कंपैरिजन में कम है, ठीक। एक तो ये सिलेबस नया भी ऐड हुआ है, 2-3 बार से ही आया है, ठीक। और इस वजह से नया जब सिलेबस ऐड होता है तो एक तो क्वेश्चन थोड़े से बेसिक लेवल के भी पूछता है और क्वेश्चन की संख्या कम भी रहती है, इस वजह से मिडिवल की संख्या कम है। इस चीज़ के लिए मैं जो भी आपको बताई थी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के ज़रिए बता देती हूँ मैं, ठीक। मैंने आपको बताया ना कि कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखो, जैसे अगर मैं 2021 की या 2020 की बात करती हूँ ना, पेपर 3 की, तो आप देखेंगे जो 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 2021 को भी मैं आपको क्वेश्चन उठाकर दिखा दूंगी, 2020 में भी 2 मार्क्स के जो 8 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें एंशिएंट के 3 है, ठीक है, मॉडर्न के 3 है और मिडिवल के 2 हैं। एंशिएंट के 3,
मॉडर्न के 3, मिडिवल के 2, ऐसे करके 8। तो एंशिएंट और मॉडर्न को दोनों को बराबर बराबर वेटेज दिया, 3-3 क्वेश्चन निकाले और 2 क्वेश्चन मिडिवल से। बिल्कुल ऐसे ये जो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछा है, इसमें ऐसा है आपका कि एंशिएंट के 2 हैं, मॉडर्न के 2 हैं और मिडिवल का 1 है। तो इसमें भी देखो एंशिएंट और मॉडर्न की संख्या बराबर बराबर है और मिडिवल का 1 क्वेश्चन है, 2 बीच में 1। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो तीनों से 1-1 लाता है। एंशिएंट का 1, मिडिवल का 1 और मॉडर्न का 1, तो तीनों से 1-1 क्वेश्चन उठाया। आप पिछले दोनों साल के पेपर देख लीजिए। 15 मार्क्स की खास बात, 15 मार्क्स की खास बात यह है कि इसमें जो एक आंसर आपको लिखना है उसमें 2 ऑप्शन होंगे, इन्हें 2 क्वेश्चन पूछेगा वो इंटरनल ऑप्शन के साथ। तो जो एक क्वेश्चन है ऑप्शन का वो एंशिएंट से आता है और वाला जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न से आता है। यानी 15 मार्क्स में मिडिवल नहीं पूछ रहा है। क्या कहा मैंने? 15 मार्क्स जो 175 शब्द में लिखना है उसमें जो इंटरनल ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन जो होता है वो एंशिएंट यानी प्राचीन भारत के इतिहास से आता है और दूसरा जो है वो मॉडर्न से आता है। आप इस साल का भी पेपर देख लीजिए, पिछले साल का भी पेपर देख लीजिए। और तो और पिछले साल और इस साल के पेपर में एक कॉमन बात यह है 15 मार्क्स में कि एंशिएंट से उसने मौर्य वंश टॉपिक से दोनों ही साल क्वेश्चन उठाया। पिछले साल भी उसने मौर्य वंश से उठाया, इस साल भी उसने मौर्य वंश से टॉपिक उठाया। और मॉडर्न में उसने दोनों ही बार जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस में जो आखिरी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गांधीयन एरा है, गांधीवादी काल, मतलब आपका 1920 से लेकर 1947 तक की जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो गांधीवादी काल, वहां से क्वेश्चन उठाया। यानी कोई भी एक आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये वो घटनाएं हैं जो आपकी आखिरी के दशकों में घटी थी। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा, अंग्रेजों के भारत में आगमन से लेकर आज़ादी तक का है। लेकिन आप पढ़ते वक्त भी इस चीज़ को सुने होंगे फैकल्टी से, आपने वीडियोस में देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो आखिरी का ही है। यानी गांधी जी के आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर 1947 तक। तो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो मॉडर्न से, वो इसी लास्ट वाले फेज से पूछ रहा है, और वो जो एंशिएंट से पूछ रहा है वो पिछले 2 साल से तो मौर्य काल से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले ही इसको तो आप एनालाइज कर लो कि भाई ऐसा पैटर्न चल रहा है और होपफुली हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आपका ऐसा ही पैटर्न आए, एंशिएंट और मॉडर्न में आपका ऑप्शन दे। ठीक है, हालांकि ये एक ही पार्ट के अंदर की बात है, ये पहले से नहीं बताया गया कि मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही, पिछले कुछ सालों से ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस चीज से सिद्ध होता है कि एंशिएंट और मॉडर्न का वेटेज बराबर है। 15 मार्क्स में भी इसका ऑप्शन आ रहा है, हर उसमें संख्या बराबर है क्वेश्चंस की। तो इसके लिए सिलेबस चाहे जितना भी बड़ा छोटा लिखने में क्यों ना हो, आपको एंशिएंट और मॉडर्न को बराबर का वेटेज देना है, मिडिवल को कम देना है, क्योंकि 2, 4, 8 में तो एक संख्या कम आ ही रही है, 15 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ठीक, लेकिन हिस्ट्री के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि छोड़े तो छोड़े क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। मिडिवल से कम क्वेश्चन आते हैं, पर पिछले 2 सालों से ना तो वो मुगल से पूछता है ना दिल्ली सल्तनत से पूछता है, वो उठाकर पूछता है या तो भक्ति सूफी आंदोलन से, या तो मराठों से, या शेरशाह सूरी से। यानी मध्यकालीन इतिहास के वो टॉपिक्स जो मध्यकालीन इतिहास के मिसलिनियस टॉपिक्स या पैरेलल या समानांतर टॉपिक कहलाते हैं, जो मेन कोर हिस्ट्री में नहीं शामिल होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप कोई भी चीज़ को ईजी नहीं आंक सकते, स्किप करना समझदारी नहीं होगी। पढ़ना सभी है, पर जो कंगाल कर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा समय देना, वो एंशिएंट और मॉडर्न को देना है। भाई सफलता के लिए आप कोई भी सीढ़ी को स्किप नहीं कर सकते, आपको सभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तभी अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको इतना तो पता चल गया कि मध्यकालीन इतिहास को ध्यान कम देना है, लेकिन आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक समझकर कोई टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कम क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, पर वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉन पॉपुलर टॉपिक्स जो होते हैं वहां से क्वेश्चन उठा करके पूछ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास से। भाई हम कहते हैं ना कि 1206 से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है और आपका 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक के आपका मुगल काल समाप्त होता है, ये पूरा आपका मध्यकालीन इतिहास है। तो ना तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा,
ना आपके मुगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आ रहा है शेरशाह सूरी से, वो आ रहा है मराठा से, वो आ रहा है भक्ति सूफी आंदोलन से, जो कि मध्यकालीन इतिहास के समानांतर टॉपिक है। तो आपको ऐसा है कि इसमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है पर सभी टॉपिक्स पढ़ना है, और एंशिएंट और मॉडर्न का आपको डेप्थ में भी पढ़ना है और सभी टॉपिक्स भी पढ़ना है। ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, ठीक है? क्लियर है ये बात? ये पैटर्न, संख्या वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना नहीं। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, मैंने कहा सफलता की कोई सीढ़ी आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। पीएससी जैसे एग्जाम्स में हार्ड वर्क के साथ साथ आपका एनालिसिस, आपका ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जीएस एक बाउंड्री लेस सी है। जीएस का एक भी सब्जेक्ट उठाकर देख लेंगे तो उसमें इतनी सारी बातें हैं कि इंसान चाहकर भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता। तो उसे कुछ ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, क्या ट्रेंड चल रहा है, किन चीज़ों की तरफ एग्जामिनर का फोकस है, तो चलो उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आखिर में रिवीजन की बात आई तो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करो जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी आपको, ठीक है? क्लियर है बात? चलिए ठीक। तो चलिए हम वापस सिलेबस में आते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं उसे रखा गया है, कौन से टॉपिक्स मेंस में नहीं रखे गए, इन पर भी हम ध्यान रखते हैं। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले अगर हम एंशिएंट की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक, प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज। दूसरा टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। चौथा जैन तथा बौद्ध धर्म। पांचवा मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें आपके जो प्रारंभिक राजवंश होते हैं हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। छठवां टॉपिक है आपका मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आपका मौर्योत्तर सातवां टॉपिक है। उसके बाद गुप्त काल जो है वो आठवां टॉपिक है, और गुप्त काल से ही संबंधित साहित्य कला का विकास। और नौवां टॉपिक जो है वो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो कथित तौर पे ये 9 टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में दिए गए हैं। अगर आपने प्रीलिम्स पढ़ा होगा तो ये 9 टॉपिक को तो पढ़ा ही होगा। ये 9 टॉपिक जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पर अब आप इसमें ऑब्जर्व करके ज़रा सोचिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं पर इसमें नहीं दिए गए। याद आया कुछ? हम क्या प्राचीन भारत का इतिहास गुप्त काल में समाप्त कर देते हैं? नहीं, गुप्त काल के बाद हम पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, उसके बाद हम पढ़ते हैं राजपूत काल। मतलब आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि ये सिर्फ आपका जो गुप्त काल का अंत है, यानी करीब 550 ईस्वी तक के हिस्ट्री को उसने शाब्दिक रूप से कवर किया है, गुप्त काल के अंत तक, गुप्त वकटक काल के अंत तक। अब 550 से 1200 तक की जो हिस्ट्री है, 550 से 850 में आता है आपका उत्तर गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता एरा कहते हैं हम उसको, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो ना पुष्यभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक, ये सब प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था पूरे मैपिंग के साथ, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद आपके 850 से 1200 के बीच में भारत और कई सारे राजवंशों में बढ़ जाता है, जिसको हम राजपूत काल कहते हैं। प्राचीन इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। ज़्यादा जानकारी हमारे पास उसकी है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 550 से 850 के बीच का गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता एरा, और 850 से 1200 के बीच का राजपूत एरा इसके एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे पढ़ें तो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ें, मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ें, ठीक। जो राजपूत काल का वो हिस्सा है जो मध्यकाल से लिंक होता है। भाई मध्यकाल की शुरुआत आप जानते ही हैं कि मोहम्मद गौरी के आगमन और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के द्वंद्व से होती है। तो राजपूत काल की ये घटना जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के इर्द गिर्द घूमती है, वो चीज़ें हैं कवर्ड, क्योंकि मध्यकालीन वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन राजपूत काल में पृथ्वीराज चौहान के अलावा, यानी उनके चौहान राजवंश के अलावा जितने राजवंश थे वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तो बड़ा बर्डन आपके ऊपर से हट जाता है, क्योंकि 550 से 1200 के बीच में आपने प्रीलिम्स में बहुत कुछ पढ़ा था। पैरेलली 550 से 850 में आपने पोस्ट गुप्ता एरा में 5-6 डायनेस्टीज पढ़ी थी, ठीक, राष्ट्रकूट पढ़ा था आपने, पल्लव पढ़ा था आपने, बहुत कुछ पढ़ा था, पाल वंश पढ़ा था, पुष्यभूति, गुर्जर प्रति, ये कुछ नहीं पढ़ना मेंस के लिए। और वैसे ही 850 से 1200 के बीच में इंडिया में 14-15 राजवंश पढ़े थे आपने, कश्मीर में अलग, मध्य में अलग, ठीक है, गुजरात में अलग, असम में अलग, वो भी नहीं पढ़ना है। तो ये तो आधा तो आपका बर्डन सॉल्व हो ही गया। वो सारी वैरायटी प्रीलिम्स में पढ़ना है, मेंस में नहीं पढ़ना, ठीक। तो मेंस में बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट ये 9 टॉपिक को आपको पढ़ना है। एक टॉपिक जो इसमें मेंशन नहीं है पर वो आता है, वो ये है प्राचीन काल के विदेशी राजवंश।
विदेशी राजवंश। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में, इस बार या पिछले साल आया था आपका कनिष्क के एम्पायर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो कनिष्क जो है वो यूची राजवंश का है, मतलब विदेशी राजवंश जो प्राचीन भारत में आकर थे, उसमें हम पढ़ते हैं ना पार्थियन, सीथियन, यूची, ठीक, यूनानी, यवन, इन राजवंशों को इसने लिखा नहीं है पर वो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो जो राजवंश भारत में आकर के उन्होंने राज किया वो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के समकालीन ही थे, इन्हें पैरेलल ही थे। तो आप मान के चलो वो जो 10वां टॉपिक इसमें इम्प्लिसिट है वो है फॉरेन डायनेस्टीज, फॉरेन डायनेस्टीज यानी कि विदेशी राजवंश। तो ये कुल 10 टॉपिक है, 550 से 1200 तक के, बाकी के राजवंश आप स्किप कर दीजिए, नहीं आएगा, प्रीलिम्स में पढ़ना, मेंस में नहीं, ठीक। तो यहाँ तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। मेंस के सिलेबस को, सॉरी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को हम देखते हैं। तो भाई जितनी चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं सब कुछ डाल दिया है, कुल मिलाकर के 5 टॉपिक्स होते हैं उसमें, वही 5 टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले सल्तनत, पहला टॉपिक सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश हैं आपके, ठीक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, उसके सभी राजाओं के बारे में एक टॉपिक लिखा है सल्तनत। दूसरा है आपका मुगल, ठीक। तीसरा है आपका दक्षिण भारत के मध्यकाल के राजवंश यानी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। चौथा टॉपिक है आपका भक्ति और सूफी आंदोलन यानी मध्यकाल में आपका धार्मिक सुधार आंदोलन। और 5वां जो टॉपिक है आपका वो है मराठा, ठीक। ये क्षेत्रीय भाषा में साहित्य का विकास वगैरह जो है ये मिसलिनियस टॉपिक में आएगा, जो ये मेजर टॉपिक्स के अंडर कवर हो जाएगा। इन सभी एराज में जो जो किताबें लिखी गई, चाहे वो मुगल काल में लिखी गई, सल्तनत काल में लिखी गई, भक्ति सूफी संतों द्वारा लिखी गई, वो सब उसमें कवर होगा, वो एक सेपरेट टॉपिक नहीं है। तो मैंने जैसे कहा 5 टॉपिक्स आएंगे, एक आएगा आपका सल्तनत, दूसरा आएगा आपका मुगल, तीसरा आएगा आपका, ठीक, एक सल्तनत, दूसरा मुगल, तीसरा आएगा आपका दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी, चौथा आएगा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, और 5वां आ जाएगा आपका मराठा। कहाँ गई भी मराठा, ये 5th, ठीक। तो 10 टॉपिक एंशंट में है, 5 टॉपिक मिडिवल में, पहले तो काउंट करके रखो, ठीक है। और अब यहाँ पे भी हमको एक एक करके फिर सब देखना है कि किन चीज़ों से अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मॉडर्न देखेंगे तो फिर मॉडर्न का तो मैं टॉपिक गिन नहीं सकती, इतने सारे टॉपिक्स हैं भाई मॉडर्न को। ये जितने टॉपिक्स हैं मैं इसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ, एक एक्शन फेज और एक रिएक्शन फेज। एक एक्शन यानी कि क्रियात्मक चरण और एक प्रतिक्रियात्मक चरण। क्रियात्मक चरण मतलब अंग्रेज जब भारत में आए तो उनका भारत में आना, उनका भारत में विस्तार, उनके युद्ध, उनकी नीतियाँ एक्सेट्रा, और उनकी नीतियों का भारत पर जो प्रभाव पड़ा वो सब। तो उन्होंने जो भारत में किया, उनके आने से लेकर, युद्ध से लेकर, नीतियों से लेकर, हम पर प्रभाव से लेकर, वो सब एक पूरे टॉपिक में शुरुआत में कवर किया गया। और ये चलता है उनके आगमन से लेकर 1857 तक। और वहाँ से स्टार्ट होता है आपका रिएक्शन फेज यानी कि प्रतिक्रियात्मक दौर, जहाँ से हमने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए। तो 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम का इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। वहाँ से लेकर 1947 तक का जो दौर है वो है आपका प्रतिक्रियात्मक चरण, ठीक। तो भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, वहाँ से लेकर 1857 तक का जो चरण है वो क्रियात्मक एक्शन फेज, जब उन लोगों ने इंडिया में आया, युद्ध किया, नीतियाँ की, हम पर कोई चीज़ का विकास किया, कोई चीज़ का हास हुआ, उनका प्रभाव पड़ा, जो भी कुछ है उनका काम, उसका प्रभाव। और 57 से लेकर 1947 तक हमारा प्रतिक्रियात्मक दौर, रिएक्शन फेज, हमारे आंदोलन, हमारी क्रांतियाँ, हमारे वगैरह। तो इस तरह से ये 2 फेजेस में सारे टॉपिक्स बटे हैं, ठीक। जैसे कि यूरोपियों के आगमन से लेकर के अगर मैं कहूँ तो ये प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन वगैरह वगैरह ये जहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक, यहाँ तक ये पूरा यूरोपियों के आगमन से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका एक्शन फेज, और 1857 से लेकर आखिरी तक ये हो गया आपका रिएक्शन फेज। और पैरेलली समानांतर रूप से आधुनिक भारत में जो समाज सुधार आंदोलन थे जैसे कि ब्रह्म समाज वगैरह, उसे इंक्लूड किया गया। तो ऐसे 3 टॉपिक हो जाएंगे, पहले उनका एक्शन फेज, फिर उनका रिएक्शन फेज, और फिर इन पूरे दौरान में भारत में जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एक्सेट्रा, वो तीसरा टॉपिक। तो ऐसे करके आप पूरा पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखूं
तो अगेन ये जो लास्ट वाला फेज है 57 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसी फेज से ज़्यादा आता है। तो आखिरी में जब आप रिवाइज करें, आंसर राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं, और इसमें भी जो मैंने बोला आपको कि आखिरी में जो आंदोलनों में गांधीवादी आंदोलन होते हैं, ये वाला टॉपिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गांधीवादी आंदोलन, ठीक है, जिसमें आता है आपका असहयोग, सविनय अवज्ञा और आपका क्विट इंडिया। हर साल 2 से लेकर 15 तक कोई ना कोई एक क्वेश्चन इन तीनों आंदोलनों से पूछता है ही, यू कुड ऑब्जर्व इट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको पहले तो दिमाग में एक ढांचा बनाओ, स्केलेटन बनाओ, सिलेबस आपके दिमाग में से रटा रहना चाहिए, यार ये वाली चीज़ आती है, ये वाली चीज़ नहीं आती है। हिस्ट्री इज अगेन अ बाउंड्रीलेस सी, भाई जितना दिया उसके अंदर अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक ऊपरी आपका स्केलेटन बनना तो ज़रूरी है ना, ठीक। तो ये चीज़ बन जाएगी तो फिर आपको कैसी स्ट्रेटेजी अपनाना है वो आपके लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये हो गए एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के, हमने काउंट करके रख लिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। मॉडर्न का जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, मिडिवल और एंशिएंट में तो वो सब है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा, मिडिवल में तो डिट्टो है, मतलब आपका प्रीलिम्स में जो 5 टॉपिक है वही 5 टॉपिक मेंस में। एंशिएंट में आपने देखा 2-3 टॉपिक नहीं है मेंस में जो प्रीलिम्स में थे। मॉडर्न में कुछ ये पूरे जो फेज के टॉपिक्स हैं, जो एक्शन फेज के टॉपिक्स हैं, वो एडिशनल हैं। प्रीलिम्स में यूजुअली आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ते कि भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ, या भारत में उद्योगों का ह्रास कैसे हुआ, आधुनिक उद्योगों का विकास कैसे हुआ, कृषि के वाणिज्यिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स में यूजुअली नहीं पढ़ते। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, जिसमें आपको सीधा सीधा 8 से 15 मार्क्स के आंसर्स बना करके रखने रहते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको मेंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। भाई इंपॉर्टेंट तो यही वाला फेज है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा, मैं दोहराती हूँ, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा गांधीवादी आंदोलन है मॉडर्न में, और ये पूरा फेज जो आपका रिएक्शन फेज है सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते ही 6। लेकिन ऐसा है कि इस पे हर कोई आंसर लिखेगा ना, जिसने भी प्रीलिम्स पास करके आया, प्रीलिम्स में इस चीज को आपने सबसे अच्छे से पढ़ा है, 57 की क्रांति से लेकर 1947 तक एक एक घटना को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस पे आंसर लिखना आसान है, इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, लेकिन ईजी भी तो है। ईजी का मतलब पॉपुलर है, सबको आता है, लेकिन ये वाला सेक्शन है वो आपको दूसरों से एज दिलाएगा। इस सेक्शन के अगर आपके नोट्स अच्छे होंगे तब फिर वहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए हर कोई इस आंसर्स को नहीं लिख पाएगा, तो आपको अपना ध्यान इन चीज़ों पर भी रखना है। ये वो हैं जो आपको दूसरों से ज़्यादा बेहतर मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी अलग रहती है, जो अगर आप मेरे मेंस के अगर वीडियोस देखते होंगे तो उसमें आपको स्ट्रैटेजीज पता चलेगी, ठीक। और फिर एक जो आपके सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं, तो चाहे वो मध्यकाल के हों जिसमें आप सूफी भक्ति आंदोलन पढ़ते हो, चाहे वो आधुनिक काल के ब्रह्म समाज, आर्य समाज, दलित सुधार, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दोनों से 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो आपका मध्यकाल के आपके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो, चाहे आपके आधुनिक काल के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो, आता ही है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। इन सब चीज़ों को बताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि अब इन टॉपिक्स में से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके लिए मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने खोलती हूँ, ठीक। उसको आपने देखा ही होगा, फिर भी मेरी नज़र से एक बार और देख लीजिए, जो कुछ मैंने कहा आप उसको देखेंगे कि वो चीज़ उससे रिलेट होती है। सेम वही आप 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें भी वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो देखिए ये आपका 2021 का जो आपका पेपर 3 है उसका एक PDF है, उसमें आप क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते जाइए। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 30 शब्द 2 मार्क्स, और मैंने कहा था आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं अगर, तो ये 1 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये पेपर 3 के पार्ट 1 से हैं आपके, ठीक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सुत्त पिटक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी निकाय, सुत्त पिटक जो है वो कितने निकायों में बटा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका बौद्ध धर्म से है, यानी बुद्धिज्म से। दूसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट एक्सटेंट ऑफ कनिष्काज एम्पायर, मतलब ये विदेशी राजवंश से है, जो मैंने आपको बताया था, जो इम्प्लिसिट टॉपिक है लेकिन मेंशन्ड नहीं है। तीसरा है आपका आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में, तो आर्यभट्ट आप जानते हैं नाम, किस काल में पढ़ते हैं, गुप्त काल में, तो इनडायरेक्टली ये गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक। तो आप देख सकते हैं पहले तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट इंडिया के हैं, ठीक।
और इसमें हमेशा की तरह बुद्धिज्म और गुप्तकाल इंपॉर्टेंट है। आप 2020 के भी अगर पेपर को उठा करके देखेंगे, जैसे कि मैं एक आपको नज़र दिखाती हूँ, ठीक, तो 2020 के में देखिए, महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थान का उल्लेख कीजिए, ठीक है, सारनाथ के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा आपका सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करिए, गुप्त काल के दौरान भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को बताइए, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक किस हद तक जिम्मेदार था। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका वो बौद्ध धर्म जैन धर्म से था, जैसे 2021 में बौद्ध धर्म से आया, 2020 में जैन धर्म से आया, ठीक है। सारनाथ, तो जाहिर सी बात है ये जो क्वेश्चन है आपका दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक बौद्ध धर्म और एक मौर्य काल, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन आता ही है, एक सिंधु घाटी सभ्यता से आता ही है। तीसरा देखो अभी आपने 2021 में देखा गुप्त काल से क्वेश्चन आया, 2020 में भी गुप्त काल से आया। और चौथा टॉपिक है मौर्य काल, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे 2 से लेकर 15 मार्क्स तक, ठीक। तो गुप्त काल, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 4 टॉपिक्स जो आप 2020 के क्वेश्चन पेपर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक, इन्हीं को आप मेनली प्रिपेयर करेंगे। आप मान के चलिए कि गुप्त काल, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस आने ही हैं, वो कोई भी फॉर्मेट में हो, ये कोई ना कोई तरीके से पूछता है। 2 मार्क्स में एक आध क्वेश्चन तो इनसे रहता ही है आपका, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम इसमें 2021 के पेपर में, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था 2021 हो चाहे 2020 हो, जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपके भाग 1 में वो एंशिएंट से रहेगा, ठीक। उसके बाद आप आ जाते हैं 4th और 5th क्वेश्चन, देखिए मराठों के शासन काल में कर व्यवस्था के बारे में बताइए ना। टैक्सेशन सिस्टम पूछ रहा है मराठास की रेन में, इसका मतलब ये है कि मध्यकाल में मराठों से क्वेश्चन है। दूसरा आपका शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था है, शेरशाह सूरी के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो मिडिवल का क्वेश्चन ये एक, दूसरा ये, तो जैसे कि मैंने कहा था 3 क्वेश्चन एंशिएंट से, 2 क्वेश्चन मिडिवल से, बिल्कुल वैसे दिख रहा है। और भी नॉन कन्वेंशनल टॉपिक से ये दोनों क्वेश्चन आप देखो सीधा सीधा मुगल काल से तो है शेरशाह सूरी का क्वेश्चन, पर मुगल राजाओं से नहीं है, वो शेरशाह सूरी पर क्वेश्चन पूछा है जो कि मुगल नहीं थे। और वैसे ही समानांतर हिस्ट्री में मराठे जो कि मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को जोड़ने वाली कड़ी है, वहां से क्वेश्चन उठाकर पूछा है। संख्या है 2, एंशिएंट की संख्या 3, एंशिएंट और मिडिवल की संख्या 2। उसके अलावा अगर मैं मॉडर्न की बात करूं आपका, तो देखिए तीनों क्वेश्चंस। पहला है आपका थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ चित्तू पांडे इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। तो चित्तू पांडे ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मतलब चित्तू पांडे पूछा है, इसका मतलब ये है कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट से है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें ही समानांतर सरकारें बनी थी, पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी, और बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे की सरकार बनी थी, ठीक है। तो इसके बारे में एक 2 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि अगेन ये गांधीवादी काल से क्वेश्चन उठा करके पूछा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, एक आपका क्वेश्चन है आपका एक्शन फेज में भारत में रेलवे का विकास, ये एक बार आपका 10-15 मार्क 8-15 मार्क्स आप पूछ चुका और एक बार 2 मार्क्स का। एक चीज जो आप अक्सर ऑब्जर्व करेंगे मेंस के पेपर में वो ये कि अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो रिपीट करता है, तो अगर उसने बड़े मार्क्स में पहले पूछा है तो उसको अगले बार वो एकदम छोटे मार्क्स में पूछेगा। यानी कि अगर वो 15 मार्क्स में पूछा है तो 2 मार्क्स में पूछेगा, अगर 15 मार्क्स में पूछा है तो वो 8 मार्क्स में नहीं पूछेगा। बिल्कुल ऐसे अगर वो 2 मार्क्स में पूछा है तो हो सकता है अगली बार वो 15 मार्क्स में पूछे या 8 मार्क्स में पूछे। यानी 2-4 की एक कैटेगरी हो गई छोटे क्वेश्चन की, और 8-15 की कैटेगरी हो गई बड़े क्वेश्चन की। एकदम ऑपोजिट पूछता है वो, एक बार एकदम छोटा पूछ देगा, फिर उसके बाद अगले बार अगर वो टॉपिक को वो रिपीट करता है तो वो बड़े मार्क्स में पूछता है। और यहीं पे वो आपकी समझदारी जांचते हैं कि आप किस तरह से किसी एक टॉपिक को छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक लिख सकते हैं। इस चीज को आप खुद ऑब्जर्व करेंगे अगर आपने खुद पेपर एक बार देखा हो 4-5 साल का, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि एक बार आपका रेलवे का विकास बड़े मार्क्स में पूछा था 15 मार्क्स में या 8 मार्क्स में, और एक बार देखो इस बार पूछ दिया 2 मार्क्स में। और ऐसे ही आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2 मार्क्स में पूछा है वो 15 मार्क्स में ऐसा भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे यार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये 15 मार्क्स का ही आता है, अगली बार भी आएगा तो 15 मार्क्स का, ऐसा नहीं है। आपकी समझदारी आपको वहीं दिखानी कि कैसे आप छोटा कर सकते कैसे बड़ा। क्वेश्चन अव्वल तो रिपीट कम होते हैं तो मार्क्स यानी जो वर्ड लिमिट है बिल्कुल चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न से अगेन 3 क्वेश्चन है, आखिरी के 3 2 मार्क्स के, जिसमें से 2 आपके क्विट इंडिया मूवमेंट से और नॉन कॉपरेशन से जो कि गांधीवादी आंदोलन है, इसलिए मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट वही, ठीक है। तो ये चीज को आपने देख लिया है, एक आपका एक्शन फेज है, 2 आपके रिएक्शन फेज है, वो भी गांधीवादी, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें, ठीक। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन
जिसमें आपको 60 वर्ड्स में लिखना रहता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस। तो देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 13, 13th तक के भाग 1 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी 5 क्वेश्चंस हैं। उनमें भी आप देखिए सेक्शन कौन कौन से डिवाइडेड हैं। पहला देखिए मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक इंस्टीट्यूशन, विदत, विदत के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यानी आपका एंशंट में ये वैदिक काल से क्वेश्चन आया है। ठीक, दूसरा आपका देवदासी प्रथा से आया, ये पूरे प्राचीन भारत में चलती थी, खासतौर पे मगध काल में चलती थी। ठीक, तो उस दौरान की ये प्रथा है, तो ये कोई एक स्पेशल टॉपिक से नहीं है। तीसरा फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन आया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, पहले दोनों आ गए आपके एंशंट, 5 क्वेश्चन है उसमें पहला आपका आ गया दोनों एंशंट से। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है 1881 का आपका फैक्ट्री अधिनियम, ये मॉडर्न से आया है, वो भी एक्शन फेज से आया है। ठीक, और जो तीसरा क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है उसमें आप ऑब्जर्व करिए, तीसरा क्वेश्चन है सूरत की संधि। सूरत की संधि जो है वो मराठों द्वारा की गई थी। ठीक, तो ये जो मराठों द्वारा सूरत की संधि की गई थी, इसलिए इसी की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो इसी से रिलेटेड हुआ था। तो आप इस पर्टिकुलर संधि को मिडिवल में भी डाल सकते हो और मॉडर्न में भी। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सूरत की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच, ये पर्टिकुलर जो संधि है वो मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए उसका कारक बनी थी। पहले वाले युद्ध का कारक यही संधि थी। तो आप अगर इसको अंग्रेजों के नजरिए से देखो कि कैसे उन्होंने भारत में अपना विस्तार किया, तो उसमें भी आप आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हो, तो ऐसे में ये वाली संधि मॉडर्न में आ जाती है। लेकिन अगर आप मराठों को मध्यकाल में पढ़ो तो ये आपकी संधि मिडिवल में आ जाती है। तो क्योंकि मराठों से संबंधित चीज है, इसलिए एक तरह का लिंक है, ऐसा एक टॉपिक है जो मराठे और अंग्रेजी दोनों से संबंधित, इसलिए लिंक है। तो आप फिर भी फॉर सेक आप इसको मिडिवल में रख दो, क्योंकि मराठों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस संधि को ज्यादा पढ़ते हो। ठीक है, तो मान के चलिए एक क्वेश्चन मिडिवल से। तो अभी तक आपने देखा 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके एंशंट से आया, एक क्वेश्चन मॉडर्न से, दूसरा क्वेश्चन मिडिवल से, और आखिरी देखो माउंटबेटन योजना, ये भी मॉडर्न से। मतलब एक क्वेश्चन प्योरली मॉडर्न से ये हो गया फैक्ट्री एक्ट, दूसरा क्वेश्चन प्योरली मॉडर्न से हो गया माउंटबेटन की योजना। माउंटबेटन की योजना बिल्कुल लास्ट वाली वो योजना जिससे हमें आज़ादी मिली थी। तो जाहिर सी बात है गांधीवादी काल, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, वहां से एक नए क्वेश्चन बनता है हर सेक्शन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम डेडिकेट कर देते हैं मिडिवल को। तो देखो 2 एंशंट से, 2 मॉडर्न से, एक आपका मिडिवल से। ठीक है, तो 5 मार्क्स में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है। और अब तक आपने जो टॉपिक देख लिए, उधर बुद्धिज्म, गुप्त काल वगैरह इंपॉर्टेंट था। ठीक, यहाँ पर आपका वैदिक काल आ गया, मगध काल आ गया, तो वही टॉपिक मौर्य, गुप्त, विदेशी राजवंश, वहीं से क्वेश्चंस घूम घूम करके आते हैं। ठीक, उसके बाद मॉडर्न में तो एक ही चीज दिख रही है, वो है आपका गांधीवादी काल। मध्यकाल में आप देख रहे हैं अगेन ये क्वेश्चन मराठों से आया, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मराठों से आया। तो ना तो दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन दिखे अभी तक हमको, ना मुगल के दिखे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। हम आ जाते हैं, अब ये 4 मार्क्स का हो गया, तो हम आ जाएंगे आप किस पे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक, तो 8 मार्क्स में मैंने आपको कहा था कि 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो भाग 1 के 3 क्वेश्चंस देखिए और आप इसमें समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शन से आ रहे हैं, कहाँ पर। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मटेरियल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध इंपीरियलिज्म। भारत में मगध साम्राज्यवाद के उदय का भौतिक कारकों का वर्णन देखो। देखो इस बार 8 मार्क्स में पूछ दिया, ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि मगध का उत्कर्ष का कारण बताइए, वो 2 या 4 मार्क्स में पूछा था। मैंने जो कहा ना, देखो यहाँ पे फिर रिपीट होता है। आप पढ़ते ही हैं मेंस में, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आप जानते होंगे कि मगध काल के उत्कर्ष का क्या कारण है, जिसमें हम लोग 4-5 पॉइंट पढ़ते हैं कि भाई लोहे की खोज हुई थी उस एरिया में, दूसरे जो आपके मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, ऐसा करके हम 4-5 चीज़ें, हाथियों की उपलब्धता ज़्यादा है। ठीक, मगध के महत्वाकांक्षी शासक थे, हम ऐसे 4-5 पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले 2 से 4 मार्क्स में आया हुआ है, अब इसको उठाकर के सीधा बड़े मार्क्स में पूछ दे 8 मार्क्स में। ठीक, तो उस चीज को भी ध्यान रखिए। और देखो ये एंशंट का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में पहला हो गया एंशंट, वो भी सीधा सीधा मगध से। दूसरा क्वेश्चन है स्केच द कंट्रीब्यूशन ऑफ चैतन्य इन हिस्ट्री। चैतन्य महाप्रभु, मतलब ये क्वेश्चन आया आपका भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन मतलब मिडिवल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन एंशंट से, दूसरा मिडिवल से, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन ना तो मुगल से है ना दिल्ली सल्तनत से है, ये भक्ति आंदोलन से। मैंने कहा था ना कि भक्ति आंदोलन से क्वेश्चंस आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये भी मध्यकाल का, मराठा शेरशाह सूरी के अलावा
एक तीसरा समानांतर टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत में नहीं आ रहा है, ये मुगल काल में नहीं आ रही है। तीसरा, दलितोद्धार में ज्योतिबा फुले की भूमिका बताइए। तो भाई ये मॉडर्न का है क्वेश्चन। मॉडर्न में जो आपके समाज सुधार आंदोलन हैं उसमें दलित सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, उसके अलावा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सोशल रिनासा जिसको हम बोलते हैं इंडिया में, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन अक्सर आता ही है, तो उसको भी स्किप ना करें। उन चीज़ों में ज़्यादा समझने लायक बातें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टेनेट्स, किसने कौन सी संस्था क्या शुरू की, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा आपको पढ़ना रहता है। ठीक, तो देखो साफ हो गया इससे भी कि जो 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के उसमें से एक एंशंट, एक मिडिवल और ये जो है मॉडर्न से। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही 2020 का भी आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा ही पैटर्न दिखेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम। 8 मार्क्स हो गया, तो आखिरी जो टाइप है क्वेश्चन का वो है आपका 15 मार्क्स, क्योंकि 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये देखो आ गया 175 शब्द 15 मार्क्स, 175 शब्द 15 मार्क्स। इसमें मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चंस आएंगे इंटरनल ऑप्शंस के साथ हिस्ट्री के। तो ये देखो, ये भाग 1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अगर आप देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चन इंटरनल ऑप्शन के साथ आपको कोई एक लिखना है। और पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो है अशोक का धम्म, और दूसरा क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक, तो पहला वाला है एंशिएंट से, दूसरा वाला है मॉडर्न से। पहला वाला अगेन आपका मौर्य काल से है, दूसरा वाला अगेन आपका गांधीवादी काल से है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि गांधीवादी काल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कम्युनल अवार्ड है यही कहलाता है मैकडॉनल्ड अवार्ड, जो सन 1932 में आया था। ठीक, जब तीसरी गोलमेज सम्मेलन चल रही थी तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो वहाँ पर विवाद हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, उसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत ला दिया था। इसी को हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड, यानी अगेन है गांधीवादी काल, आखिरी चरण। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन एंशिएंट से आया, एक क्वेश्चन मॉडर्न का, और इंटरनल ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसे अगर आप 2020 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि एक एंशिएंट से है और एक मॉडर्न से। ठीक, तो अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर अभी देखा तो आपने देखा कि एंशिएंट में 4-5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। एक आता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा वैदिक। ठीक, चौथा मौर्य। देखा गया है कि गुप्त तो आता है लेकिन ज़्यादा जो है वो मौर्यों से क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन जो है दोनों मौर्य से आ रहे हैं। 5वां गुप्त। ये 5 टॉपिक, मैंने 10 टॉपिक टोटल बताई थी आपको, उनमें से ये जो 5 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक मैंने कहा क्या रिवर्स में जाती है, गुप्त, मौर्य, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो मैं 5 बोल रही हूँ सिर्फ इस आधार पर नहीं बोल रही हूँ, अब इसके पहले के 3 क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देख लीजिए। ठीक, वहाँ से यही है। और आप जो अभी के पैटर्न फॉलो करोगे वो 2018, 19, 20, 21 से फॉलो करना ना, उसी में 3 भाग है, उसके पहले 5 भाग के क्वेश्चन हैं, पर क्वेश्चन वहाँ के भी देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका एक तरह का एनालिसिस कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट में मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मिडिवल में अभी के ट्रेंड के हिसाब से मैंने कहा भाई दिल्ली सल्तनत, खिलजी, सैयद, लोधी से ज़्यादा, बाबर, अकबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो पूरे आपके दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी तो है इंपॉर्टेंट, पिछले बार भी अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा दिल्ली सल्तनत से। अलाउद्दीन खिलजी सबसे अच्छे से करना है आपको। ठीक, फिर उसके बाद मुगलों से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है वो मेंस में। उसके बाद मैंने कहा मिडिवल से जो कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी आपका जो समानांतर टॉपिक है मराठा, शेरशाह सूरी और भक्ति आंदोलन, यहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं। इस बार भी देखिए, पिछली बार भी देखिए, उसके पहले भी देखिए, ये 3 टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। और मॉडर्न से आखिरी वाला जो पार्ट है गांधीवादी काल, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि रेलवे का विकास, ठीक है, या फिर आपका कृषि का वाणिज्यिकीकरण पूछ दिया था पिछले बार आपका, ठीक, ऐसा 15 मार्क्स का उठाकर पूछ दिया था। तो एक्शन फेज के वो क्वेश्चन जो हैं वो आपको थोड़ा सा एज दिलाएंगे, तो उनमें भी आप कम से कम 8-15 मार्क्स का छोटे छोटे क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करिए, उसमें सीधा सीधा 8 से 15 मार्क्स के नोट बना करके तैयार रखें। ठीक,
ये पूरा देखो, आपको मैं कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करा रही हूँ। मेंस एनालिसिस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पिछले साल का अवेलेबल है, जिसमें 2021 तो नहीं पर 2020 और उसके पहले के जितने 3 साल के पेपर हैं उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा समझाया कि कहाँ से क्या है। दिस इज नॉट एन एनालिसिस वीडियो कि मैं आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगी, नहीं। ये आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको दिमाग में एक ढांचा क्रिएट करना है कि आपका सिलेबस क्या है, पहले तो इसको जानो, उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, किस ट्रेंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर 2 मार्क्स के लिए ज्यादा ध्यान देना है, किस पे 15 मार्क्स के लिए ज्यादा ध्यान देना है। ठीक इन चीजों को बताने के लिए मैंने आपको सिलेबस दिखाया और 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखाया। ठीक है, ठीक। अब कुछ टिप्स जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी चेकिंग से रिलेटेड कुछ बातें हम, और आंसर राइटिंग कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के लिए। वजह यह है कि यूजुअली जब मैं एक ओरिएंटेशन देती हूँ कि भाई सब्जेक्ट्स में मेंस में आंसर कैसे लिखना है, तो उसमें मैं बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपने अगर कभी मेरा कोई वीडियो देखा होगा यूट्यूब में या फिर आपने कभी मेरी ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की होगी, तो मैं बताती हूँ कि भाई 2 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, फैक्चुअल आते हैं। 8 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस, परीक्षण करें, इवेल्युएट करें, इस तरह के प्रश्न आते हैं। पर ये जो आलोचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं, इवेल्युएशन के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कस करने के क्वेश्चंस होते हैं, डिबेट करने के क्वेश्चन होते हैं, ये ना जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें ज्यादातर आते हैं। आप हिस्ट्री का पेपर उठाकर देख लो, चाहे इस बार का हो चाहे पिछले बार का हो, ऐसा कोई क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन नहीं आता। हिस्ट्री में टॉप टू बॉटम यानी 2 से लेकर 15 मार्क्स तक जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें सब में आपको सिर्फ उस टॉपिक को समझाना है। वो समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन में अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय क्या थी, व्याख्या कीजिए। यानी यू विल ओनली बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट और डिस्क्राइब। तो हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है कि क्रिटिकल एनालिसिस हुआ तो कैसे करेंगे, परीक्षण करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें सब समझाने की होती हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो 15 मार्कर क्वेश्चन होते हैं या 8 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको एक स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना है। मतलब 15 मार्कर क्वेश्चन जो होता है उसका स्ट्रक्चर रहता है कि भाई इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और कंक्लूजन। मतलब आपका जितना भी ज्यादा कंटेंट वाला आंसर क्यों ना हो, आपको उसको बीच का जो बॉडी वाला पार्ट है वहां पे समेटना है और थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना ही है। ठीक है, जैसे कि कम्युनल अवार्ड है, आपको इसको समझाना है, मान के चलिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय को समझाना है, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो कब आया था, ये क्या था, ठीक इसके वजह से भारत में क्या क्या विवाद हुए, ये पूरा आपका, जैसे कि 175 शब्द है ना, 175 शब्द है, तो आपका ये जो 100 शब्द होते हैं बीच के, इसमें आपको मेनली समझाना है। जो मेन बॉडी है वो 100 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक, ऊपर का जो इंट्रोडक्शन है ये 25 वर्ड्स का होना चाहिए और नीचे का कंक्लूजन जो है 50 वर्ड्स का। तो इंट्रो 25 वर्ड्स का, बॉडी 100 वर्ड्स की और कंक्लूजन जो है वो 50 वर्ड्स का। इस तरह से 175 में ये समेटा जाएगा। बॉडी का मेन कंटेंट है आंसर का, जहाँ पे आप विवरण दे रहे हैं। 25 मार्क्स में आप इसको थोड़ी सी पूर्व भूमिका बांधेंगे। आप बताएंगे कि भाई कम्युनल अवार्ड, आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था जो अंग्रेजों द्वारा भारत भेजा गया, जिससे भारत की उस समय की तात्कालिक राजनीति में काफी उथल पुथल आया था। अंग्रेज अपने मकसद से इसे भेज रहे थे, वो अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से भेज रहे थे, लेकिन इससे भारत में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट पड़ा। ऐसा कुछ जिसमें आप तथ्य नहीं बता रहे हो, आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, पूर्व भूमिका बांध रहे हो, ऐसा कुछ आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है 25 शब्द में। फिर आप बताएंगे कि भाई ये अवार्ड जो है 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने इंडिया भेजा था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भेजा था। इस टाइम गांधी जी अरवदा जेल पुणे में कैद थे। पूरा कंटेंट, ठीक है। इतना बताने के बाद आपने पूरा 100 वर्ड में इसको जब डिस्क्राइब किया कि कम्युनल अवार्ड के क्या क्या प्रस्ताव थे, ठीक, उसकी वजह से भारत में क्या कुछ हुआ, ये सब बताने के बाद आखिर के जो 50 वर्ड है आपका कंक्लूजन हो चाहिए। फिर आपको इस 50 वर्ड में आना है पूना समझौते में, क्योंकि आप जानते हैं पूना समझौता इस कम्युनल अवार्ड से जो भी जनित आपका विवाद था अम्बेडकर और गांधी के बीच में, उसी की वजह से पूना समझौता हुआ। तो आप आखिरी के 50 शब्दों में लिखोगे कि कम्युनल अवार्ड के जितने भी प्रस्ताव थे उस वजह से अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में विवाद हुआ। गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए और इसके वजह से ये हुआ कि
आखिरी में जाके पूना समझौता करवाना पड़ा, मध्यस्थों के नाम बताएंगे, फिर आप पूना समझौता के जो क्लॉजेस थे वो बताएंगे। यानी इस पर्टिकुलर घटना का प्रभाव क्या पड़ा, इसका क्या राजनीति में महत्व था, इसको आप बता दोगे कंक्लूजन में। ठीक, तो देखिए आपका जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप सोचेंगे कि टॉप टू बॉटम में एक पैराग्राफ में एक सांस में पूरे 175 शब्द लिख दो, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में आप अगर पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हैं तो कम से कम 3 पैराग्राफ डिवाइड करें। ठीक, और आपको इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। जो घटना आप समझा रहे हैं उसकी पूर्व भूमिका भी आपको लिखनी पड़ेगी, उसका प्रभाव क्या पड़ा ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अशोक का धम्म, इसका पहली 2 लाइन में आप इंपॉर्टेंस लिखेंगे, 2-3 लाइन में, कि अशोक किस तरह से बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है, बौद्ध धर्म का जो उत्कर्ष है, उसमें अशोक का कितना बड़ा योगदान है। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। फिर अशोक के धम्म के बारे में उसके सारे इंपॉर्टेंट टेनेट्स लिखेंगे कि धम्म की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, और आखिरी में बताएंगे कि अशोक के धम्म के कारण प्रजा में अशोक की जो प्रसिद्धि थी वो काफी बढ़ गई थी। अशोक को एक न्यायप्रिय धर्मप्रिय शासक के तौर पर स्थापित होने में उसके धम्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस तरह से उसने जो नीति लाया उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये आपका कंक्लूजन में आना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि आपको दोनों में केवल और केवल 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ चाहे 1 पैराग्राफ में सिर्फ लिख नहीं देना उस चीज के बारे में। आपको एक ढांचा बनाना है जिसमें एक भूमिका होनी चाहिए, एक निष्कर्ष होना चाहिए, और एक बीच की बॉडी होना चाहिए जिसमें फैक्ट भरे होना चाहिए। बीच की बॉडी में जो फैक्ट्स हैं उसमें कुछ जरूरी चीजों को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये चीज आपको 15 मार्क्स में मेनली फॉलो करनी है। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्योंकि आपको लिखना रहता है 100 वर्ड्स, तो 100 वर्ड्स में भी आपको, क्योंकि एक बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको कम से कम शुरू के जो 30 वर्ड्स है ना वो इंट्रोडक्शन लिखने होंगे, और बाकी के 70 वर्ड्स में समझाइए बॉडी। या तो आपका ढांचा ऐसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन शुरू का 30 शब्द फिर बॉडी, या तो आपका होना चाहिए 70 वर्ड्स बॉडी और 30 वर्ड्स कंक्लूजन। ईदर यू कैन चूज ईदर। पूरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले उसे पूरा समझा दिए और आखिरी में 20 से 30 वर्ड्स में आप कंक्लूड कर दीजिए, या फिर शुरू में 1-2-3 लाइन की भूमिका लिख दीजिए और फिर बाकी का पूरे आंसर में उसको आप समझा दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि डिस्क्राइब द मटेरियल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध इंपीरियलिज्म, मगध के उत्कर्ष के जो भी भौतिक कारण है उसको समझाइए। तो जाहिर सी बात है ये वाला आंसर आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि आप पॉइंट्स में लिखें, है ना। देखो मैंने आपको पहले ही भी कहा है, आज फिर दोहराती हूँ कि आंसर जितने ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से लिखे जाएं, कैची तरीके से लिखे जाए, उतने अच्छे होते हैं। ऐसे तरीके से लिखिए जिससे एग्जामिनर को आपका आंसर जांचने में बड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, उसे दिखे एकदम अलग अलग से भी कि क्या लिखना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ न्यूज़पेपर स्टाइल में आप यहाँ पर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ेगा। दिस इज ह्यूमन लिमिट। आप सोचोगे कि मैं एकदम 100 शब्द ऐसी पैराग्राफ में लिख दूंगा, एग्जाम तो बहुत फुर्सत से पढ़ेगा, कुछ पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते। इसलिए आपको जहाँ पर भी संभव हो, जैसे इस क्वेश्चन में संभव है कि आप इसको पॉइंट्स में लिख सकें। कम्युनल अवार्ड में संभव था कि आप कम्युनल अवार्ड का एक इंट्रोडक्शन लिखिए, कम्युनल अवार्ड के प्रस्तावों को पॉइंट्स में लिख सके। अशोक के धम्म में संभव था कि अशोक का धम्म क्या है उसे समझा करके अशोक के धम्म के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप पॉइंट्स में लिख सके। तो जहां जहां संभव हो आप आंसर को पॉइंट्स में लिखिए। ठीक, जहां नहीं तो ऐसे 2-3 पैराग्राफ में डिवाइड करिए और उस पैराग्राफ में पॉइंट्स नहीं बन रहे तो इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर दीजिए। तो जैसे कि आप मगध के उत्कर्ष को लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में बताएंगे कि महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपदें थी, जिसमें कालांतर में जाकर के आपकी जो 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व होती है उसमें मगध काल सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर उभरता है, जिसके कई कारण थे। ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कहाँ से खींचे, आपने महाजनपद काल से खींचे और फिर मगध काल तक आए और उसके कई कारण थे, आपने 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसके बाद लिखेंगे जो कि निम्न थे करके आप 5-7 जो कारण हैं उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका ये वाला ढांचा यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलिए आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखते हैं या ज्योतिबा फुले के बारे में लिखते हैं तो आप ये वाला ढांचा फॉलो कर सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बंगाल से थे, भक्ति आंदोलन में उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, उनका कीर्तन क्या था, ठीक है, वो किस तरह के संत थे, सब उनकी जीवन परिचय आप लिख दीजिए। बिल्कुल ऐसी ज्योतिबा फुले के बारे में लिख दीजिए और अंत में जाके 30 वर्ड्स के कंक्लूजन में लिख दीजिए कि इनके जो भी इन्होंने किया उनके कंट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से इनके द्वारा प्रपाउंड की गई नवीन बातें, किस तरह से इनके द्वारा प्रपाउंड की गए रिलीजियस रिफॉर्म्स ने उस समय के तात्कालिक इतिहास पर प्रभाव डाला था। ठीक है, तो आप ओवरऑल जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख दिए, उसके बाद
आखिरी में पूरे भक्ति संतों को एक साथ लिख दो कि चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्ति संतों के कई सारे तर्कों के कारण मध्यकालीन जो समाज था उसमें तार्किक सोच पैदा हुई, मध्यकालीन समाज में हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित हुआ। तो कुल मिलाकर के भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा आप उसको कंक्लूजन में लिख दो ना। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन नहीं समझ में आ रहे हैं, आपने उनके बारे में लिख दिया, आप इस इम्पैक्ट क्या पड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो वो व्यक्ति जो वो भक्ति आंदोलन से जुड़ा था, तो भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े समाज में, वो कंक्लूजन में लिख दो। यानी आपको कंक्लूजन लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही ज्योतिबा फूले के बारे में आपने पूरा लिखा, उसके बाद में आप आखिरी के 30 शब्दों में बताओगे कि ज्योतिबा फूले के अलावा दूसरे जो दलित सुधार आंदोलन हुआ है उसके वजह से समाज में दलितों के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा चेतना आई, बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई। इस तरह से कुछ 30 शब्द, यानी थ्योरेटिकल ओपिनियन आपको डिस्क्राइब करना, यही आपकी विजडम दिखाती है। देखो मेंस इज ऑल अबाउट विजडम। आपने अगर मेरे ओरिएंटेशन क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि प्रीलिम्स आपकी मेमोरी का टेस्ट है, मेंस आपकी समझदारी या विजडम का टेस्ट है, और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का टेस्ट है। मैं रिपीट करती हूँ, प्रीलिम्स आपकी मेमोरी, आप कितना याद रख सकते हो, फैक्ट कितना समझे से ज्यादा नहीं, कितना याद कर सकते हो, ठीक है, उसका टेस्ट है आपकी याददाश्त का। मेंस आपकी समझदारी, और समझदारी कई तरीकों से जांचते हैं ये लोग। वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे देना, वही क्वेश्चन 15 मार्क्स में दे देना, ठीक है। आप वही कंटेंट को कैसे फैक्चुअली भी डील कर सकते हो, कैसे पॉइंट्स में डील कर सकते हो, कैसे फ्लो चार्ट में डील कर सकते हो, कैसे पैराग्राफ में, ठीक है, उसमें आप इंट्रोडक्शन कैसा लिखते हो, आप कंक्लूजन कैसे लिखते हो, ये सारी चीज़ों से आपकी समझदारी झलकती है। तो मेंस इज अ टेस्ट ऑफ विजडम, इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसलिए उटपटांग क्वेश्चन नहीं आते, वही क्वेश्चन आते हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। मतलब प्रीलिम्स अगर आपने क्रैक किया है तो जाहिर सी बात है आप ये टॉपिक से एकदम एक्वेंटेड, आप जाना पहचाने टॉपिक्स होंगे, लेकिन आप उसको शब्दों में कैसे उतारते हो, किस तरह से उसे छोटा बड़ा करते हो, कैसे ढांचा बनाते हो, ठीक, कैसे उसका प्रभाव लिखते हो, कैसे उसकी भूमिका लिखते हो बड़े मार्क्स में, ये समझदारी है जिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक, तो देखो कुछ क्वेश्चन में अगर आप 100 वर्ड्स का लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन प्लस बॉडी, तो कुछ क्वेश्चन में बॉडी प्लस कंक्लूजन, पर कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अब रही बात 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो भाई ये तो सीधा फैक्चुअली डील किया जा सकता है। 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा ना तो भूमिका बांधने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी तरह से कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत है। जो पूछा है उसे लिख दीजिए और मार्क्स पा लीजिए, ठीक। जैसे कि असहयोग आंदोलन के रीजन ऑफ फेलियर्स क्या थे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी का पहला मूवमेंट था 1920 में, ठीक, उसकी जो विफलता हुई थी आप जानते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद उसे समाप्त कर दिया गया था, उसके निम्न कारण थे, और आप पॉइंट्स लिख दीजिए बस, ठीक। और आप चाहें, आपको ऐसा लगता है आपके पास पॉइंट ज़्यादा है और मेरे पास इंट्रोडक्शन लिखने का समय नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स मतलब 60 शब्द यानी 6 लाइन, तो आपको ऐसा लगता है यार मेरे पास तो 5-6 पॉइंट्स हैं, तो चलो मैं कुछ भी नहीं लिखता, सीधा 1 2 3 4 करके पॉइंट्स डाल दो, ठीक है। तो 4 मार्क्स में आपको भूमिका और निष्कर्ष की कोई ज़रूरत नहीं, पॉइंट्स में आप आंसर लिख सकते हैं। सेम गोज विद 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर जो क्वेश्चन होता है, अच्छा वो उसी का था, तो 2 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें भी वही है, जो पूछा है वो लिख दो। आपकी 30 शब्द की पूर्ति नहीं भी होती तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सुत्त पिटक के कितने निकाह हैं, आपने संख्या लिख दी, नाम लिख दिया, भले ही वो पॉइंट के आंसर में आपकी 2 ही लाइन कवर हो रही है, लेकिन आपने फैक्ट की फुलफिलिंग कर दी, जो पूछा है वो उत्तर दे दिया बिल्कुल साइंटिफिक तरीके। जैसे साइंस में होता है कि भाई एक शब्द का आंसर है तो एक शब्द भी लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे होता है 2 मार्कर में। अनलेस एंड अनटिल वो परिभाषा पूछ रहा हो, वहां पे आपको शब्द थोड़े से पिरोने पड़ते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो फैक्ट पूछता है तो ये मान के चलो ये ऑब्जेक्टिव का ही सब्जेक्टिव रूप है। 2 मार्कर क्वेश्चन में अक्सर वही क्वेश्चंस आते हैं जो यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, जैसे वो एक वर्ड में आपका आंसर जानना चाहते हो उसी को लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर ऑब्जर्व करेंगे वैसे क्वेश्चंस रहते हैं, कहीं परिभाषा है, घटना है, तो वहाँ पे 2-3 फैक्ट्स हैं। आपकी 2 मार्कर में आपके आंसर की लेंथ पे तो मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, आपने वो फैक्ट की पूर्ति की है कि नहीं आंसर में, उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2 मार्कर 4 मार्कर में आप जितने मार्क्स खींच सकते हैं खींचें, क्योंकि 8 और 15 में पूरे मार्क्स नहीं मिलते। मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, आपने एक चीज़ देखी होगी कि पेपर 3 में ओवरऑल अच्छे से अच्छा लिखने में भी 200 मार्क्स में से आपको 120 तक यानी 60 to 65% तक मार्क्स मिलते, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मेंटालिटी जो चेकर्स की होती है वो वैसी स्कूल कॉलेज वाली रहती है कि हिस्ट्री जैसा जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट है उसमें हम पूरे मार्क्स नहीं देते। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आया था
कम्युनल अवार्ड, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन भी क्यों ना लिखा हो, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे इस आंसर में कोई कमी नहीं है, तब भी आप सोचोगे कि आपको 15 में से 15 मिल जाएंगे, नहीं, 15 में से 14 भी नहीं, हद से हद कोई एग्जामिनर बहुत खुश होगा तो 11 से 12 मार्क्स देगा आपको, 2 3 4 मार्क्स तो कटेंगे। यूजुअली 9 10 11 ऐसे मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आखिर की 3 4 मार्क्स कट जाते हैं। बिल्कुल ऐसी 8 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो उसमें आपकी मैक्सिमम मिलेंगे आपको 6 मार्क्स, 8 मार्क्स नहीं मिलते। तो ये जो है ना, इस चीज को भी दिमाग में सेट करो, जितना भी अच्छा आपका कॉन्फिडेंट हो इस पेपर में। पेपर 3 इज नॉट स्कोरिंग पेपर। आप पास्ट ईयर पेपर में देख लीजिए, पेपर 3 इज नॉट स्कोरिंग पेपर, बस इट इज वन ऑफ दोज पेपर जो आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो। पेपर 3 के जो तीनों हिस्से हैं वो आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई नया सब्जेक्ट इसमें है नहीं, जैसे कि ये वाले पेपर में कोई फिलोसफी नहीं है, पबेड है, सॉरी, थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर भी मेजॉरिटी पार्ट जो है, पबेड तो सिर्फ 25 मार्क्स का है, बाकी पार्ट 1 पार्ट 3 और पॉलिटी तो ऐसा है कि प्रीलिम्स में आपने रट घोट के पिया हुआ है, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। लेकिन आप देखेंगे जितना भी लिखते हो मार्क्स कम मिलते हैं, क्योंकि चेकिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। जैसे कि साइंस का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, थोड़ी सी इकोनॉमी का पेपर है, इसमें आप देखते हैं ना कि अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं, 150 के पार भी मिल जाते हैं। लैंग्वेज के पेपर में 160-70 तक मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलते। तो इस चीज़ को हमेशा से याद रखना कि इसमें जितना भी एक्सपेक्ट करो आप 60 to 65 मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके लिए भी, उतने मार्क्स लाने के लिए भी आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। आपने परफेक्ट आंसर लिखा है 8 और 15 में, तो आप मान के चलिए 8 मार्क्स में आपको 6 मिलेंगे। परफेक्ट आंसर लिखा है 15 मार्क्स में, तो आपको मान के चलिए 10 से 11 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अपने कैलकुलेशन उसी हिसाब से आप रखेंगे, ठीक है। और उससे कम है मतलब आपके आंसर में परफेक्शन कम है, ठीक है। ये चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं बहुत माइन्यूट छोटी छोटी सी टिप्स आपको बता रही हूँ। भाषा का खास तौर पर ध्यान रखेंगे आप। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि बुकिश नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चालू छाप लैंग्वेज जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो ऐसी भी नहीं होना चाहिए, एक मिक्सचर होना चाहिए। रट घोट करके लिखा है ऐसा नहीं, जैसे हम प्रीसी राइटिंग पढ़ते हैं ना, कि हमने एक टेक्स्ट पढ़ा लेकिन उसको फिर अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखते हैं, पर अपने शब्द भी जो हैं वो थोड़े से आपके मानक शब्द होते हैं, ऐसे थोड़े से मानक स्टैंडर्ड शब्दों का उपयोग करिए। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। मैं आंसर्स में देखती हूँ आप लोगों के कई बार जो लिखते हैं आप लोग कि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरी ही उल्टी सीधी आपकी स्पेलिंग चलती, पूरी लाइन में, पूरी हिंदी में उल्टी सीधी स्पेलिंग चलती है, बिल्कुल गलत है। मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको परफेक्ट होना लैंग्वेज में, पर इतना भी इम्परफेक्शन मत झलकाओ कि आपका आईक्यू और कॉमन सेंस तक झलके आपके आंसर से, है ना। तो एकदम परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ करें आप, और थोड़ी सी मिस्टेक्स कम करने की कोशिश करें, उस चीज़ पर भी ध्यान रखें। लिखना है तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में ग्रामर और स्पेलिंग्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो एक तो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करें, और 8 और 15 में प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो आंसर हैं वो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने क्या कहा, आंसर या तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। अगर पैराग्राफ के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो रहता है या तो पॉइंट्स, या तो होता है सब हेडिंग्स, ठीक है। तीसरा होता है फ्लो चार्ट बना दीजिए जहाँ जहाँ आपको समझ में आता है, कहीं पर कोई नक्शा आपको दिखता है, मैप आता है, वो बना दीजिए, ठीक है। कोई वेन डायग्राम से आप समझा सकते हैं वो बना दीजिए, यानी कुछ भी ऐसा जो आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है। 8 और 15 मार्क्स के आंसर में आपको ये क्रिएटिविटी ही मार्जिन दिलाएगी। 2-4 मार्क्स में तो फैक्ट लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, 8 और 15 में आप कितनी क्रिएटिव तरीके से, यानी ये पार्ट आ जाएगा आंसर के प्रेजेंटेशन में। तो भाई आपके आंसर के 3 पहलू हैं, एक है आपका कंटेंट, एक है आपकी लैंग्वेज, और एक है आपका प्रेजेंटेशन। तो कंटेंट इज द किंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। जितना भी अच्छे से सदी हुई लिटरेचर वाली लैंग्वेज में लिख दो, कंटेंट अच्छा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपको यही कोशिश करना है कि आपकी क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका कंटेंट उभर कर दिखे। हाईलाइट करो, हाईलाइट, और 2 पेन का यूज़ नहीं करना, हमेशा एक ही पेन का, एक ही कलर का पेन का यूज़ करेंगे आप। एक तो समय भी नष्ट होता है और ऐसा अलाउड भी नहीं है, ठीक। तो आपको पैराग्राफ है तो उसी पेन से कहीं कहीं पे, बहुत ज़्यादा अंडरलाइन भी नहीं, कुछ 1-2 चीज़ें अंडरलाइन कर दो, या तो वैसा करो, या तो फिर प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव बनाओ। आपको आपके कंटेंट को दिखाना ही, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट इज द किंग, जो कि एकदम सटीक होना चाहिए। लैंग्वेज मानक होना चाहिए, बहुत हाई फाई भी नहीं, बहुत बुकिश भी नहीं, बहुत
नॉर्मल भी नहीं। और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन 2-4 मार्क्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है 8 और 15 मार्क्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे प्रेजेंटेशन में। जितना आप डिफरेंस टेबल के तौर पर तुलना कर रहे हो तो बीच में एक लाइन खींच दो, ऐसा करके लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, सब हेडिंग में लिखोगे, फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो। इन चीज़ों को जितना ध्यान में रखोगे उतना आंसर में मार्क्स गेन करने के चांसेस हैं। क्लियर है ये बात? ये बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं। जब आप पढ़ते जाते हैं तो कभी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे आंसर तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी कि कहाँ पर क्या ध्यान देना है। 2-4 मार्क्स फैक्चुअल होते हैं भाई, तो वहाँ पे आपने लिख भर दिया तो साइंस डे से मार्क्स मिल जाते हैं। और 8 और 15 में हर कोई वो आंसर लिख रहा होगा तो आपको एक क्रिएटिविटी ही आपको एज दिलाएगी, पर इसमें भी आप हिस्ट्री में पूरे मार्क्स की उम्मीद ना करें। क्लियर है? तो आपके मेंस आंसर राइटिंग में कंटेंट, लैंग्वेज और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन तीनों इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, 2-4 मार्क्स में कंटेंट इज द किंग और 8 और 15 मार्क्स में प्रेजेंटेशन इज द किंग। बस यही फाइनल टिप थी जो मुझे आपको बतानी थी इस पूरे मेंस राइटिंग में। ठीक, इसके अलावा भी देखो देयर आर thousands of things to discuss। एक वीडियो में उसको समेटना बहुत मुश्किल है। जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं और 10 तरीके की बातें निकल कर आती है कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्या सही है। बहरहाल अभी के लिए इस पूरे वीडियो में मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी शायद मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि इंडियन हिस्ट्री पेपर 3 पार्ट 1 को आपको मेंस में कैसे डील करना है। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा आंसर्स के लिखने पर ज़्यादा ध्यान दिया। आपकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या स्केलेटन कैसे बनाना है, कैसे काउंट करना है, ठीक किन चीज़ों को ध्यान देना है, क्यों उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, आप यहाँ ब्रांच विजिट करके फैकल्टी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ इट विथ व्हाट ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इज ओवर। मेन चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कोर्स से जुड़ते हैं तो वो चलती ही रहेंगी। ठीक, सो दैट इज़ इट विथ टुडेज गाइडेंस लेक्चर। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स आज के इस लेक्चर से क्लियर हुए होंगे। कहीं कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।